हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था द पीरियड फ्रॉम 1939 के आसपास वाला पीरियड हमने देखा था पिछले क्लास में। तो अब लेट अस सी 1939 से लेकर के 1945 तक का जो पीरियड है। तो 1939 टू 1947 इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये लास्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ओके, दूसरी खासियत ये है कि बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर टू भी आपको देखने को मिलेगा। तो बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर टू हमें देखने को मिलेगा। और 45 टू 47 जो हम देखेंगे, ठीक है, 45 टू 47 एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। मतलब ये है कि अब जो गेम होगी इस पीरियड में वो बेसिकली पावर ट्रांसफ़र को लेके, फ्रीडम को लेके कि कैसे फ्रीडम मिलेगा, वो गेम होगी। ठीक है। बाकी 39 से लेकर के 45 का सिग्निफिकेंस ये है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, उसके बाद देखा हमने कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड के अंदर एक दूसरी पार्टी उस समय उभर के आई थी लाइमलाइट के अंदर, वो थी मुस्लिम लीग। ओके, मुस्लिम लीग। तो अभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस आमने सामने थी, पर अब एक तीसरी पार्टी भी लाइमलाइट में निकल के आती है, वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी अपनी डिमांड करनी शुरू कर दी। एंड द पीरियड फ्रॉम 1939 टू 49, सॉरी 1939 टू 45, इसके अलावा हम देखेंगे कि इस पीरियड में और भी अलग अलग टाइप के प्रपोजल्स आएंगे, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी अंग्रेज़ों के द्वारा। मतलब ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन जो है वो कोऑपरेट करें उनके साथ वॉर के दौरान, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर, है ना। और ये वो भी पीरियड है जिसमें हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ही विल ऑल्सो बी कमिंग इन टू अ लाइमलाइट। तो खैर कांग्रेस ने जब अपनी सरकार चलाई 28 मंथ तक, और फाइनली ये सब रिज़ाइन करते हैं बाय द पीरियड ऑफ 1939, है ना। फिर क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कांग्रेस को पूछे बिना भारत को जो है एज अलाई ऑफ ब्रिटेन डिक्लेयर कर दिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो इस वजह से कांग्रेस ने रिज़ाइन किया, ठीक है। रिज़ाइन के बाद कांग्रेस की लीडरशिप में भी थोड़ा बहुत घमासान मच गया था, ठीक है। तो विद इन कांग्रेस हम देखेंगे वहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया था प्रेसिडेंसी को लेके कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और इस इशू के कारण हम देखेंगे कि कैसे भविष्य में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। इसके अलावा जब कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्रीज संभाल रहे थे उस दौरान कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल पोस्ट काफ़ी मैटर करता था, क्योंकि उस पीरियड में कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट की पोजीशन थी वो बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि वो पर्सन अपनी मिनिस्ट्रीज़ को गाइड कर सकता था जो भी प्रेसिडेंट की पोजीशन पर होगा। तो 1936 में भी और फिर 1937 में भी दो बार कंजिक्यूटिवली हम देखेंगे कि नेहरू जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लखनऊ सेशन में भी ये बनेंगे और फैज़पुर सेशन में भी ये बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये सोशलिज्म का दौर था, लेफ्ट का मूवमेंट का डोमिनेशन था। तो 1938 में वी विल सी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। उनको थम्पिंग मेजोरिटी मिलती है, ठीक है। एंड व्हेन वी ही गेट द मेजोरिटी, इट वाज बीइंग पोर्टेड कि भाई ये लेफ्ट विंग की भी जीत है। पर लेफ्ट विंग की जीत के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की इस जीत को कंसिडर किया जा रहा था कि ये गांधी जी का हार है, ये गांधी जी की हार है। क्योंकि हुआ ये था कि ये सेशन जहाँ पर हुआ था कांग्रेस का, उस जगह का नाम था हरिपुरा। तो हरिपुरा सेशन में ये विलेज के अंदर हुआ था हरिपुरा सेशन, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कांग्रेस गांव तक पहुंचे, लोगों गांव के लोगों से मिले जुले, है ना। तो 38 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुर सेशन में आए, हरिपुरा सेशन में, ठीक है। उन्होंने इसके बाद फिर जीते थे ये हरिपुरा सेशन में। और खैर इसके बाद हम देखेंगे ये लोग नेशनल प्लानिंग कमेटी की भी रचना करेंगे सुभाष चंद्र बोस, है ना। इसमें फिर ये नेहरू को चेयरमैन के रूप में बिठा देंगे,
जब ये हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट बने उसके बाद ये नेशनल प्लानिंग कमेटी की रचना करेंगे। इसमें नेहरू जी को चेयरमैन के रूप में बिठा देंगे, है ना, और फिर बोलेंगे कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होगी उसको लेकर के बात करते हैं। ठीक है, वी विल सी कि 37 में फैजपुर हुआ था, ठीक है, 38 में हरिपुरा हुआ था, हरिपुरा सेशन, ठीक है, और इससे पहले 36 में लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ में, ठीक है। तो उस पीरियड में कांग्रेस के साथ किसान पार्टी भी जुड़ी थी। ओके, फिर सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से पॉपुलर हो गए थे सोशलिस्ट आइडिया के रूप में, कांग्रेस को थोड़ा बहुत गाइड भी कर रहे थे। बोस के साथ साथ नेहरू जी भी थे जो सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करते थे, है ना। तो इस सब को लेकर के कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल क्राइसिस भी क्रिएट होना अब शुरू हो जाएगा कांग्रेस के अंदर, ठीक है। आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस में जो कंजर्वेटिव क्लास थी, खास करके राइट विंग वाले थे, उसके अलावा गांधी जी जो थे, जो गांधी जी को हम सेंट्रल राइट की आइडियोलॉजी के अंदर रख सकते हैं, तो इन सब का मानना था कि बोस के आइडियाज़ जो है सुभाष चंद्र बोस के, वो बहुत ही रेडिकल हैं और कांग्रेस को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो गांधी जी और बाकी सारे और भी उनके फॉलोअर्स, इन सब का मानना था कि बोस शुड नॉट लीड द कांग्रेस। ओके, अब 38 में तो बोस लीड कर रहे थे 1938 में। अब इस पीरियड में क्या था कि अब कांग्रेस के जो सेशन होते थे वो बीच दिसंबर में नहीं होते थे, अब बल्कि मार्च में होते थे। क्योंकि आप अगर देखोगे 1931 से इनके सेशन जो है मार्च में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि 1930 में जब CDM 1.0 चल रहा था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब कांग्रेस की मीटिंग ही नहीं हुई थी उस टाइम। तो कुछ कुछ साल ऐसे भी आएंगे जो कांग्रेस के एनुअल सेशन नहीं होते हैं उस साल। तो होता क्या है कि 1939 में भी ये लोग जो है मार्च अप्रैल के पीरियड में मिलेंगे लगभग, है ना, कांग्रेस का सेशन होगा। और जब मार्च अप्रैल 1939 में ये मिलना शुरू हो गए तो फिर सुभाष चंद्र बोस प्रस्ताव देंगे कि मैं दोबारा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूंगा, ठीक है। तो ये सेशन की जो जगह थी वहाँ का नाम था त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी नाम की जगह में ये सेशन हो रहा था। त्रिपुरी इज़ इन मध्य प्रदेश, ये जबलपुर के पास है। तो अब प्रश्न ये था कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के रूप में दावा कर रहे थे पर गांधी जी मना कर रहे थे। अब गांधी खुद तो चुनाव लड़ने वाले थे नहीं, उन्होंने एक ही बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1924 में। तो गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं बनूंगा पर मेरे साथी बन जाएंगे, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से खड़ा करेंगे पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है, पी सीतारामैया को वो अपनी तरफ से खड़ा करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पट्टाभी सीतारामैया वॉज अ वेरी स्टॉलवर्थ लीडर ऑफ कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि ये मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी जगह मैंने इस व्यक्ति को अपॉइंट किया है, ये मेरी ही एक छाया के रूप में है ना। तो अब इलेक्शंस की मज़े की बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, ठीक है। तो फिर कांग्रेस के अंदर हंगामा मच गया क्योंकि ये पी सीतारामैया की हार नहीं थी, ये गांधी जी की हार थी। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी ने गांधी जी को ट्रायम्फ कर लिया था। तो इस हंगामे का परिणाम ये होता है कि गांधी जी की हार होती है, ठीक है। उसमें सुभाष चंद्र बोस अब अकेले तो काम करेंगे नहीं कांग्रेस में। मैंने आपको बताया था पहले, कांग्रेस में काम करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी, ठीक है। तो वर्किंग कमेटी के अंदर के जो लोग थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सामने कह दिया कि हमको आपके साथ काम नहीं करना है। तो इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उस समय सी राजगोपालाचारी भी थे, नेहरू भी हुआ करते थे, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे फिर बोस कहेंगे कि अगर आपको मेरे साथ काम नहीं करना है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। आई कैन रिज़ाइन फ्रॉम द पोजिशन, इट विल बी बेटर फॉर मी एंड फॉर द कांग्रेस एज वेल। तो बोस जो है रिज़ाइन कर देंगे फ्रॉम कांग्रेस और फिर जो बोस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी नई संस्था बनाएंगे जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बोस वांटेड अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। बोस का मानना था कि देखिए ये लड़ाई की शुरुआत है, ब्रिटेन्स डिफ़िकल्टी इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये बोस का मानना था कि ब्रिटेन्स डिफ़िकल्टी
सॉरी, डिफिकल्टी इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। ओके, ये था सुभाष चंद्र बोस का मानना। तो 1939 में उस पीरियड में सुभाष चंद्र बोस बहुत ही क्लियर कट कह रहे थे कि लेट अस स्टार्ट अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वन मोर टाइम। ठीक है, और इस बार सरकार हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, ये बोस का कहना था। दूसरी बात, वहीं पे गांधी जी जो है इस सिविल डिसओबीडियंस के प्रस्ताव को भी रोक देंगे। वो कहेंगे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, हमको सरकार की मदद करनी चाहिए। तो बोस विल बी लाइक व्हाई शुड वी हेल्प द गवर्नमेंट। ओके, दोनों के दोनों साइड के लोग जो हैं इम्पीरियलिस्टिक है, जर्मन्स भी इम्पीरियलिस्टिक है और ब्रिटिश भी इम्पीरियलिस्टिक है। तो देखिए, सादी भाषा में जो है इस पीरियड में हम देखेंगे कि सरकार कह रही थी, ब्रिटिश सरकार, कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। वहीं बोस का मानना था कि देखो हिटलर भी साम्राज्यवादी है और आप भी साम्राज्यवादी हो, प्रैक्टिकली दोनों के दोनों साम्राज्यवादी हैं, तो देर इज़ नो पॉइंट कि आप कोई एक पक्ष के रूप में उसका साथ दो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ब्रिटेन खतरे में है। तो बोस के रेडिकल आइडियाज़ को और बोस के सोशलिस्ट आइडियाज़ को ये सब बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, कांग्रेस के कंजर्वेटिव क्लास को, खास करके गांधी जी को। ठीक है, तो बोस अपना रास्ता अलग कर देते हैं। इस बेसिस के रूप में 1939 का इलेक्शन काफ़ी हंगामे के अंदर खत्म होता है, क्योंकि गांधी जी के कैंडिडेट पी सत्तारामैया का हारना, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की वर्किंग कमेटी के अंदर उनके साथ ना बढ़ना, इनके द्वारा फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण करना। इसके अलावा कांग्रेस का जो ओवरऑल आइडिया था उस पीरियड में, वो था फासिज्म, नाजिज्म, मिलिट्रिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, तो उनका कहना था कि हम ब्रिटेन को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध के बाद अगर हमको संवैधानिक सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल सकती है, एक गवर्नमेंट मिल सकती है, तो वी आर रेडी टू हेल्प द गवर्नमेंट। गांधी जी ने जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी, तो उस समय का जो वॉइस रॉय था, ठीक है, जिसका नाम था लिनलिथ ग्रो। ठीक है, तो लिनलिथ गो को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था कि देखो, वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद यू प्रोवाइडेड यू गिव अस सम काइंड ऑफ प्रॉमिस। ओके, तो फिर लिनलिथ ग्लो ने मना कर दिया, बोला जो उखाड़ना है उखाड़ दो। तो वहीं पे हमने देखा कि बोस ने भी अल्टीमेटली यही बात कही थी कि देखिए कि मेरे और आपके विचार मैच नहीं कर रहे, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इवेंचुअली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करें। सो इवन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस, बोस वॉज रेडी टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, बट ऑन वन साइड देन गांधी जी की अलग स्टोरी चल रही थी। गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, ब्रिटेन की डिफ़िकल्टी है, हमको अब उसको इस परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, वो थ्रू आउट हमारे साथ ही रहा है ना। तो गांधी जी कहते हैं कि नो डाउट हम रिज़ाइन करेंगे सरकार से, वी विल नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, ओके, बट वी विल ऑल्सो नॉट स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज वेल। तो कांग्रेस वांटेड टू गिव अ चांस, खास करके गांधी जी चाहते थे कि वी शुड गिव अ चांस। ओके, तो ब्रिटेन के लिए तकलीफ़ नहीं क्रिएट करनी है, हम रिज़ाइन करके बाहर बैठ जाएंगे, बट वी विल नॉट लॉन्च एनी काइंड ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार को कहा कि वी विल नॉट सपोर्ट यू, बट वी विल ऑल्सो नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगेंस्ट यू। कांग्रेस की मिनिस्ट्री जब रिज़ाइन कर रही है, इस बैकग्राउंड के अंदर हम देखेंगे कांग्रेस ने हमको फिर कुछ कुछ प्रकार के लॉलीपॉप देने की शुरुआत की। पहला लॉलीपॉप हमको कांग्रेस देगी 1940 के अंदर। ठीक है, 1940 के अंदर जनवरी के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी पहले, तो बोला जाता है कि हम आपको जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो आफ्टर वॉर हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि देखो भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 1940 में कांग्रेस की अकल पहली बार ठिकाने आई कि लेट अस लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बट फिर से गांधी जी ने कहा कि वेट करते हैं। ओके,
तो उस पीरियड में फिर मुस्लिम लीग भी एक्टिव हो गई थी अचानक से ही, ठीक है। और हम देखेंगे कि उस पीरियड में 23 मार्च 1940 के दिन मुस्लिम लीग जो है उसकी एक मीटिंग होती है लाहौर के अंदर, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो जो कंटिगुअस एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, दे शुड हैव अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इस बेसिस के रूप में वी विल सी कि कम्युनलिज्म की ग्रोथ होने की शुरुआत हुई, और इसी को कहा जाता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन के रूप में, ठीक है। इसी को हम पहचानते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन के रूप में, जो ये 23 मार्च 1940 को इन्होंने पास किया था लाहौर में। ओके, तो होता क्या है कि 1939-40 के पीरियड में एक प्लान तैयार किया गया था, जिसे हम कहते हैं अलीगढ़ प्लान, ठीक है। अलीगढ़ अलीगढ़ प्लान तैयार किया गया था 1939-40 के पीरियड में इन लोगों के द्वारा। ये अलीगढ़ प्लान में इन्होंने क्या किया था कि ये प्लान किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को अलग से गवर्न करना पड़ेगा। तो इसके पहले भी डिमांड थी, मैंने आपको बताया था कि जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, इसमें भी इनकी ये डिमांड थी। इसमें भी कहा गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को अलग करना चाहिए। इसके अलावा हमने दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर भी देखा था कि सेम ही डिमांड थी ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग की। जब मुस्लिम लीग ने 1927 में जो है दिल्ली प्रपोजल दिए थे, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल इन्होंने 1927 में दिए थे, तो उसमें भी यही पॉइंट था। ओके, इसके अलावा 1929 में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स के अंदर भी यही बातें कही थी। तो इसके अलावा 23 मार्च के दिन 1940 में, ये दिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। ये सेलिब्रेट होता है एज अ पाकिस्तान डे, जबकि भारत में हम इसको एज शहीद दिवस के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था, भगत सिंह वगैरह को फांसी दी गई थी, है ना। तो वन साइड वी विल फाइंड कि पाकिस्तान की डिमांड होनी शुरू हो जाती है। इस प्रस्ताव को जो है पाकिस्तान वाले, इस प्रस्ताव को जो लोग अलग अलग लीडर सपोर्ट कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल सिकंदर हयात खान इसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। सिकंदर हयात खान जो थे ये यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ये, है ना। मैंने आपको बताया था कि यूनियनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो पास्ट में मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में थी, पर नाउ दे आर ऑल्सो कमिंग इन लाइन विद द मुस्लिम लीग। तो और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग को, है ना। पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी 1937 के अंदर, बट नाउ द सेम यूनियनिस्ट पार्टी इज़ थिंकिंग अबाउट हैविंग अ सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो पहली बार इन्होंने कहा था कि वी नीड टू हैव एन ऑटोनॉमस एंड सोवरेन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। खैर, शब्द पाकिस्तान सीधे सीधे तौर के ऊपर उस समय इस्तेमाल नहीं किया गया था 1940 में, ठीक है, पर यह बोला गया था कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर और ईस्ट के अंदर जितने भी रीजन है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं, उन सबको एक होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जो लड़ाई थी वो थी सरकार और कांग्रेस के बीच में। अब इसमें तीसरी पावर निकल कर के आई, जो बेसिकली अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चलाएगी। एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, और ये ट्रायंगल का मुख्य कारण था मुस्लिम लीग का एमर्जेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और मुस्लिम लीग को सीरियसली लिया गया सरकार के द्वारा। तो इससे भी फिर अब हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो है वो कम्युनलिज्म की जो ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाएगी भारत के अंदर, ठीक है। ये कम्युनलिज्म की कहानी हमको ये मिलती है कि कम्युनलिज्म एक टाइप से एक सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी है, ठीक है। इट इज़ अ सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी। ओके, विशेष कम्युनिटी की आइडेंटिटी क्रिएट की गई कि यू हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द कम्युनिटी बिकॉज योर इंटरेस्ट आर डिफरेंट, है ना। अलग अलग धर्मों के अलग अलग इंटरेस्ट है, यू कैन नॉट स्टे टुगेदर, ऐसी बातें की गई।
तो हमारी जो सोसाइटल कंडीशंस है, हमारे जो कल्चरल सिस्टम्स है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है, ये सब अलग अलग हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई भी प्रकार के पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। हमारे बीच में कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं है, ठीक है। हमारे लीडर्स भी अलग अलग हैं, हमारे बेसिक आइडियाज़ भी अलग अलग हम शेयर करते हैं। इस बेसिस के रूप में हम लोगों को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी बातें प्रमोट की गई। वी कैन नॉट स्टे इन अ सिंगल जोग्राफिकल यूनिट, क्योंकि हमारे बीच में जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, हमारे बीच में जो कल्चरल आइडेंटिटी है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में है, एंड दिस इज़ नोन एज कम्युनलिज्म, ठीक है। पीपल हैविंग सेम रिलीजियस आइडेंटिटी विल हैव सेम पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ की कही गई कि पीपल हैविंग सेम रिलीजियस आइडेंटिटी, ओके, दे विल हैव दे विल हैव सेम पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसी बातें कही गई, और ऐसी बातें कह करके भारत के अंदर कम्युनलिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया गया। तो ये है कम्युनलिज्म, है ना। तो कहा गया कि भाई इंडिया की जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसमें कभी भी सिमिलैरिटीज़ नहीं हो सकती, एंड बिकॉज देयर इज़ नो सिमिलैरिटी देयर इज़ नो कॉमननेस बिटवीन देम, दे शुड नॉट स्टे टुगेदर, ठीक है। इनिशियल पीरियड में ऐसा नहीं था कि ये लोग साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। इनिशियल पीरियड में तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यू आइडेंटिफाई द सिमिलर इंटरेस्ट, तो पर उसके बाद हम देखेंगे फिर कम्युनलिज्म एक मॉडरेट कम्युनल आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाता है ना। फिर आप उस मॉडरेट कम्युनल आइडेंटिटी में कहोगे कि हमारे यहाँ पर सेपरेट गोल्स हैं, हमारे सेपरेट वैल्यू सिस्टम है ना, पर हम जो है फिर भी मॉडरेट लेवल पे होगा, और बाद में धीरे धीरे इसमें एक्सट्रीमिज़म आ जाता है, और अल्टीमेटली एक्सट्रीमिज़म के कारण लोगों के बीच फिर हिंसा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 स्टेजेस में कम्युनलिज्म निकल के आता है, ठीक है। पहला स्टेज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। 3 स्टेजेस में कम्युनलिज्म हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला स्टेज होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहले सेम इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरे स्टेज में हम देखते हैं कि मॉडरेट स्टेज आता है कम्युनलिज्म के अंदर, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं लिबरल कम्युनलिज्म। लिबरल कम्युनलिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट स्टेज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट स्टेज आ जाता है। तो 1940s के बाद भारत में जो चला वो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कम्युनलिज्म तो भारत में इससे बहुत पहले आ चुका था, पर 1940s के बाद जो देखने को मिलेगा वो हमें एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा। तो भारत में कम्युनलिज्म क्यों आया, तो इसके पीछे हमें बहुत से फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोमिनेंट फैक्टर हमें जो देखने को मिलेगा वो था ब्रिटिश कॉलोनियल सेटअप, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल सेटअप जो था वो पूरी तरह से कम्युनलिज्म को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया था, वो डिवाइड एंड रूल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। डिवाइड एंड रूल के लिए ये ब्रिटिश का जो सेटअप था वो बना था। तो ब्रिटिश लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी है उनकी, दे आर सेपरेट रेस एंड दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो ये तो हम आए तो इनको थोड़ा इकट्ठा कर लिया है ना, वरना तो अलग अलग रेस हैं, ये साथ में नहीं रह सकते। ब्रिटिश वर लाइक इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन इज़ जोक ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़। और यूरोप में तो इतनी सारी कम्युनिटीज़ है, सबके अलग अलग कंट्रीज़ बने हैं। यूरोप में आप देखोगे तो रोमानियों ने अपनी रोमानिया बनाई, पॉलिश लोगों ने पोलैंड बनाया, जर्मन लोगों ने जर्मनी बना दिया, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो है कल्चरल आइडेंटिटी के लोगों ने अपनी अलग अलग कंट्री बनाई।
तो कहते हैं कि भाई अगर पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में कम्युनिटी सेंट्रिक कंट्री हैं, तो इंडिया में कैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज साथ में हो सकती हैं, है ना। ये अंग्रेज़ों का कहना था। तो इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो हिस्ट्री राइटिंग की पूरी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसमें कम्युनलिज्म देखा गया है ना। एंशियंट इंडिया को इन्होंने कहा कि हिंदुओं का पीरियड था, मेडिवल इंडिया को इन्होंने कहा कि मुस्लिमों का पीरियड था, और ब्रिटिश इंडिया को एक मॉडर्न पीरियड के रूप में इन्होंने दिखाने की कोशिश की। रियलिटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मेडिवल एरा के दौरान एक हिंदू किसान एक मुस्लिम किसान दोनों की परिस्थिति ऑलमोस्ट सेम ही थी। स्टेट ने कहीं पे भी दोनों के लिए कंसर्न नहीं किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनाया और ताजमहल के पीछे इतना सब खर्चा किया, तो नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी मुस्लिम आबादी थी जिसको खाने पीने को लेकर के किल्लत हो गई थी, फेमाइन आया था। उसके अलावा हम देखेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने एक ट्रेंड चलाया था कि मुस्लिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट, मुस्लिम आर द रियल कल्प्रिट्स, वी शुड पनिश देम। तो इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे 1857 से लेकर के 1880 के 1880s के पीरियड तक जो है फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स मुस्लिम्स को इन्होंने साइडलाइन कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल पोजीशन से, गवर्नमेंट पोजीशन से इनको जो है हटा दिया गया, मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया, कहा कि तुमने ही विद्रोह करवाया 1857 का। 1857 के रिवोल्ट के बाद दिल्ली के आसपास के एरिया में वहाँ पर डेमोलिशन भी किया गया था मुस्लिमों के घर वगैरह का। तो क्योंकि सरकार को लग रहा था कि मुसलमान इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है रिवोल्ट में, जबकि रियलिटी ये थी कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। इसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली होता यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है फिर बैकवर्ड रह जाएगी अंग्रेज़ों के सप्रेशन की वजह से, है ना। और भविष्य में फिर मुस्लिम कम्युनिटी का एक सवाल आएगा कि हम क्यों पिछड़े रह गए, और जब ये सवाल करेंगे तो फिर जो है सरकार कहेगी ये तो हिंदू लोगों की कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। जबकि कॉन्स्पिरेसी बेसिकली किसकी थी? कॉन्स्पिरेसी तो ब्रिटिश की थी कि मुसलमानों को दबा दिया जाए। पर जब मुसलमानों ने सवाल किया, जब सैयद अहमद खान ने कहा कि क्यों हम लोग पीछे रह गए, तो अंग्रेज़ कहते हैं कि ये तो हिंदू षड्यंत्र है, देखो हिंदू लोग तुम्हारी रोटी, तुम्हारी नौकरी, सब कुछ लेके जा रहे हैं। 1880 में एक बुक आती है जिसका नाम है इंडियन मुसलमान, ठीक है। बुक का नाम है इंडियन मुसलमान, ठीक है। ये बुक जो मैंने आपको बताया था ना, हंटर कमीशन आया था भारत में एजुकेशन को लेकर के, तो उसमें जो मिस्टर हंटर थे ना उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो भाई साहब एजुकेशनलिस्ट थे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियन मुसलमान। ये किताब के द्वारा इन्होंने प्रमोट करवाया था कि देखो मुस्लिम्स को हम कल्प्रिट के रूप में नहीं देख सकते, इनको अलग रूप में हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, और ये लोग फिर हमारे अलाय के रूप में, हमारे साथी के रूप में काम कर सकते हैं। वहीं हम देखेंगे बैकग्राउंड में अलीगढ़ जैसी संस्थाएं भी उभर के आई हैं। द इंस्टीट्यूशंस लाइक अलीगढ़ आर देयर इन द बैकग्राउंड, ओके। तो जो ये अलीगढ़ जैसी संस्था थी, इसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल बने हैं स्टार्टिंग पीरियड में, वो सब के सब गोरे लोग थे इनिशियली, ठीक है। जैसे हमें उसका एक प्रिंसिपल देखने को मिलता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंसिपल, उसका नाम था थियोडर बैक, ओके। तो ये हमें देखने को मिलेगा वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंसिपल। तो इस भाई साहब ने पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल दी थी लगभग, ओके। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में भी हम देखेंगे अलीगढ़ बिकेम द पॉइंट ऑफ सेपरेटिज्म। अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर से एक ब्रिटिश एजेंडा निकल के आया। मुस्लिम्स को पहले आउटसाइड रखा गया, फिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई। कहा गया कि हिंदू षड्यंत्र के थ्रू ये सब हुआ है। मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए अपीजमेंट की गेम की शुरुआत हुई। वहीं हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान, जो एक पीरियड के अंदर जो 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते थे, दोनों को एक साथ में देखते थे, 1880 के दौरान वो रेडिकल बन जाएंगे, 1880s के दौरान, ठीक है। ही विल बिकम रेडिकल। तो उनका ये मानना था कि मुसलमान हिंदू अलग रेस है, ये 1880s के व्यू हैं उनके, कि हिंदू और मुसलमान एक अलग रेस के रूप में हैं, बिकॉज दे आर सेपरेट रेस,
दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो ये सब चीज़ें इस तरह से प्रमोट की गई थी सरकार के द्वारा अगेंस्ट कांग्रेस, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि अगेंस्ट कांग्रेस इन मुस्लिम्स ने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन करके, है ना, जो नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, है ना, कांग्रेस के अगेंस्ट बनाया था, ये भी देख चुके हैं हम। तो इसके अलावा ये सब चीज़ों के बेसिस के रूप में वी विल सी कि सेपरेटिज्म और कम्युनलिज्म बढ़ेगा भारत के अंदर। दूसरा इसके अलावा क्या हुआ कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, ठीक है, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे वो कुछ कुछ प्रकार का रिवाइवलिज्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है। उनकी वजह से काफ़ी सारी जो है ऑर्थोडॉक्सी भी फैल गई थी। ओके, फॉर एग्जांपल हमने वहाबी मूवमेंट देखा था, ठीक है। वहाबी मूवमेंट हमने देखा, वहाबी मूवमेंट के कारण जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो अलग तरह से ही निकल कर के आई। कहा गया कि हमारी जो एंसेस्ट्री है, हमारे जो पूर्वज है वो भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है हमारी एंसेस्ट्री, ऐसा कहा गया वहाबी मूवमेंट के द्वारा। जबकि रियलिटी ये है कि सब लोग यहीं के थे, है ना, कन्वर्ट हुए थे मैक्सिमम। तो वी विल ऑल्सो फाइंड कि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्य समाज जैसी जो संस्था निकल के आई, आर्य समाज ने जो शुद्धि मूवमेंट किया था उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे कई लोग। पर एक्चुअल में शुद्धि मूवमेंट वॉज अ रिएक्शन, शुद्धि मूवमेंट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द तंजीम मूवमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी में देर वॉज सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम मूवमेंट चला रहे थे। तंजीम मूवमेंट वॉज अ काइंड ऑफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द 1920s, ओके, एंड अगेंस्ट दिस देन शुद्धि मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड, है ना। तो बट इवन देन हमने देखा था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो स्वामी श्रद्धानंद जो आर्य समाज के लीडर थे, इनको जामा मस्जिद में इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कम्युनलिज्म नहीं देखने को मिल रहा हमें। बट हम देखेंगे कि दूसरे काफ़ी सारे जो लेफ्ट ऑथर्स थे उनका मानना है कि खास करके जो मार्क्सिस्ट ऑथर्स थे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, या फिर कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग लिखते हैं उनका ये मानना था कि हिंदू रिवाइवलिज्म इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब इनका मानना है कि तिलक महाराज, ठीक है, तिलक महाराज जो शिवाजी की स्टोरीज लिखा करते थे इसके कारण हिंदू रिवाइवलिज्म हुआ, जबकि रियलिटी हिंदू रिवाइवलिज्म हुआ और कम्युनलिज्म बढ़ा। जबकि रियलिटी ये थी कि तिलक ने लखनऊ पैक्ट को सबसे ज़्यादा एंडोर्स किया था, ठीक है। तो जो लोग कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखते हैं, वो मार्क्सिस्ट व्यू से जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो तिलक को ऐसे ही बदनाम कर देते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तिलक वॉज वन ऑफ द फोर फ्रंट लीडर्स हु एक्चुअली प्रमोटेड द लखनऊ पैक्ट, कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगर इससे हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी आ रही है तो वी आर रेडी टू डू दैट, है ना। बोला गया कि हिंदू रिवाइवलिज्म जिस तरह से फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस क्रिएट कर रहे थे उसके कारण कम्युनलिज्म बढ़ा, इसके कारण कम्युनलिज्म निकल के आया। पर दिस वॉज नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस और कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ प्रकार के गैप्स हमें देखने को मिलेंगे ही। आखिर में आपको सरकार का भी एक फैक्टर देखने को मिलता है, ओके। ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज़ रही है इसमें बेसिकली इन्होंने मुसलमानों को पहले बैकवर्ड रखा, ठीक है। आप देखो ना, इसके अलावा भी अगर देखें हम कितनी सारी मुस्लिम्स रियासतें थी भारत में, है ना, कई सारे नवाब्स थे, है ना, वहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड ही रही है। तो इसमें कितनी सारी पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ है जहाँ मुस्लिम रूलर हुआ करते थे। इवन दैट टाइम, इवन इंडिपेंडेंस के टाइम तक भी बहुत जगह पर मुस्लिम रूलर्स थे, वहाँ पर भी मुस्लिम वर्ग पिछड़ा हुआ रह गया, ठीक है। तो इसका ब्लेम हम ये सब इनको नहीं दे सकते, तिलक वगैरह को, है ना। जबकि हमने देखा तिलक ने कैसे लखनऊ पैक्ट को एंडोर्स किया था। तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपनी अप्रोच रखी, ठीक है, जॉब्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसमें मुस्लिम पीछे रह गए। जब मुस्लिम ने सवाल उठाया कि देखो भाई हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुमको अपीज़ करेंगे,
फिर अब सरकार जो है 1907 के पीरियड के बाद जो है हम देखेंगे अपीजमेंट शुरू करेगी। अपीजमेंट कर रही थी कम्युनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों कर रही थी अब अपीजमेंट? क्योंकि इस पीरियड में जो है स्वदेशी मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट हो चुका है और स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग भी रहा था। तो स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रांग रहा था, तो उसके बैकग्राउंड के दौरान फिर मुस्लिम लीग को क्रिएट किया गया। मैंने आपको बताया था कि 1906 में ही मुस्लिम लीग की नींव रखी जाती है ना। तो जबकि उस पीरियड में आपको बंगाल नाम का सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी वाला प्रोविंस मिल गया है, ईस्ट बंगाल नाम का, है ना। फिर भी उसके बाद क्यों आप डिमांड कर रहे हो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की, जबकि आपको मिल गया है, ठीक है। तो इट वॉज काइंड ऑफ वी कैन से अ प्लानिंग बाय ब्रिटिश, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई। 1906 में एक डेलीगेशन गया था, 1906 में मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन गया था 1906 में, ओके, जिसको हम कहते हैं शिमला डेलीगेशन। शिमला डेलीगेशन। तो ये जो शिमला डेलीगेशन है, इसमें इन्होंने लॉर्ड मिंटो को कहा था कि भाई हमारे लिए कुछ करिए, हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग बैकवर्ड रह गए हैं। तो इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे इस तरह से कम्युनलिज्म बढ़ने की शुरुआत होगी भारत में। तो आपको फैक्टर्स मोटे मोटे तौर के ऊपर समझ में आ गए, है ना। इसमें सोशल फैक्टर्स भी हैं, इसमें ब्रिटिश का फैक्टर भी है, इसमें कल्चरल फैक्टर भी है। तो हमको थीम पता होनी चाहिए कि कैसे भारत में कम्युनलिज्म डेवलप हुआ। ये भी कहा गया कि हिंदू और मुसलमान का भी एक कॉमन उनका सेकुलर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। अगर सोसाइटी दिमाग से काम करे, अपने कॉग्निशन के ऊपर चलेगी, तो दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट भी सेम हो सकते हैं, ओके। इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे कि कम्युनलिज्म निकल करके आया, इसकी शुरुआत थी, है ना। शुरुआत में इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर नोशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिबरल कम्युनलिज्म निकल करके आया। इस पीरियड में कहा जाएगा कि हमारे इंटरेस्ट थोड़े सेम नहीं हैं, पर हम साथ में रह सकते हैं। तो 1927 से पहले इस प्रकार का लिबरल कम्युनलिज्म ही चलता था इंडिया में, ठीक है। पर हम देखेंगे कि 1939-40 तक आते आते एक्सट्रीम कम्युनलिज्म मिलेगा हमें देखने को भारत में, जहाँ बोला जाएगा कि एक दूसरे का धर्म जो है खतरे में है। फिर हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग जैसी और हिंदू महासभा जैसी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर उभर के आएंगी, है ना। सैयद अहमद खान एक टाइम के ऊपर नेशनलिस्ट थे, वो धीरे धीरे फिर कम्युनलिज्म की बात करेंगे, है ना। 1857 के रिवोल्ट में ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते थे। इवन 1884 के अंदर भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन सब साथ में रह सकते हैं। पर 1888 तक आते आते हम देखेंगे कि ये कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक वॉरिंग नेशन के रूप में हैं, दे आर अ वॉरिंग नेशन, ठीक है, ये लोग साथ में नहीं रह सकते, ऐसा ये कहेंगे। 1888 तक आते हैं ना। तो ये कहेंगे इनका रिलीजन अलग है, मुसलमानों को बैकवर्ड किया गया हिंदुओं के द्वारा, है ना। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम बैकवर्डनेस के पीछे हिंदूज रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने देखा कि अलीगढ़ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनिशियली जितने भी प्रिंसिपल हुआ करते थे, ये सब के सब ब्रिटिश थे। इन्होंने एक एंटी हिंदू और प्रो ब्रिटिश एजेंडा चलाया। एंग्लो मुस्लिम अलायंस की शुरुआत करेंगे कि एंग्लो मुस्लिम अलायंस का मतलब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी हम हमारे साथी के रूप में कंसिडर हमें करना है, इनका हमें पॉलिटिकल टूल के रूप में उपयोग करना है। वी विल यूज़ मुस्लिम्स एज आवर पॉलिटिकल टूल, ओके। तो कांग्रेस को ख़त्म कर देना, कांग्रेस के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करवाना, ये अंग्रेज़ों का गोल था। बाकी मुस्लिम्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये हुआ कि दे स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड द वेस्ट एशिया फॉर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, फॉर पॉलिटिकल थॉट्स। बहुत सारे इन लीडर्स का, मुस्लिम लीडर्स का मानना ये था कि हमारा ओरिजिन वेस्ट एशिया से हुआ है। वहीं हम देखेंगे कि मार्क्सिस्ट ऑथर जो हैं, ठीक है, सॉरी, वहीं हम देखेंगे कि गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था राम राज्य का उस पीरियड पे।
तो उसको लेकर भी बहुत से लोगों ने सवाल कर दिया कि देखो ये तो राम राज्य की बात कर रहे हैं, है ना। रियलिटी ये थी कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ओके, तो मुस्लिम लीग ने शिमला डेपुटेशन भेजा, जिसके थ्रू जी इन्होंने प्लान किया कि मुसलमानों को एजुकेशन, है ना, इलेक्शन, पॉलिटिक्स में सब जगह आगे आना चाहिए। उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट रिजर्व करके दी जानी चाहिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए। और फिर सरकार ने भी कह दिया कि नेकी और पूछ पूछ, है ना, क्योंकि उस पीरियड में कांग्रेस जो थी वो सरकार के अगेंस्ट चली गई थी, स्वदेशी मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बेसिस के रूप में फिर सरकार जो है मुस्लिम लीग को पुश करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कम्युनलिज्म की शुरुआत होगी भारत के अंदर। और साथ ही साथ फिर मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, ठीक है, किसने दिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स ने। ठीक है, तो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, तो मैंने आपको बताया था कि मिंटो जो है ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। ठीक है, किसको जाना जाता है एज फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म? फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के रूप में हम मिंटो को पहचानते हैं। ओके, तो अब आप देखो कि मुस्लिम लीग जो है ना, पहले बहुत ही ये एलीट बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, इट वाज अ एलीट बॉडी। मुस्लिम लीग में, सॉरी, एलीट बॉडी, एलीट लोग ही थे स्टार्टिंग के पीरियड में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग उस समय पर लिबरल कम्युनलिज्म फॉलो करती थी, ये शुरुआती दौर था मुस्लिम लीग का। तो अभी इस पीरियड में ऐसा नहीं था कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, बट शुरुआत हो गई थी एक आइडेंटिटी के रूप में। ठीक है, तो उस समय पर मुस्लिम, फिर हम बाद में देखेंगे मुस्लिम लीग के अंदर नए लीडर्स निकल करके आएंगे, यूथ निकल करके आएगा। ठीक है, यूथ लीडर्स में हमें फॉर एग्जांपल जैसे जिन्ना देखने को मिलेंगे, है ना। जिन्ना के अलावा हमको शौकत अली, है ना, मोहम्मद अली, तो इस टाइप के अली ब्रदर्स, है ना, हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें हसरत मोहानी जैसे लीडर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें जो है फजल उल हक जैसे लोग मिलेंगे। तो इन सब लोगों ने जो है एक मूवमेंट चलाया था जिसे हम लोग कहते हैं पैन इस्लामिक मूवमेंट। ओके, पैन इस्लामिक मूवमेंट चलाया था इन लोगों ने। तो इन सब का मानना था कि देखो हम इस्लामिक आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें हमको ये भी देखना है साथ में कि हम लोग इंडियंस भी हैं। ठीक है, तो ये जो पैन इस्लामिक मूवमेंट हुआ था, इसके थ्रू इन लोगों ने एक थॉट निकल के आया कि जिसमें इन्होंने कहा कि इंडियन आइडेंटिटी के साथ साथ मुस्लिम आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात की। तो इनका ये भी मानना है कि इस पीरियड के अंदर दुनिया में जहाँ पैन इस्लामिक मूवमेंट में इनका ये मानना था कि इस पीरियड में दुनिया में जहाँ मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया जा रहा है उसको लेकर भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड था ये था लगभग 1912-13 के आसपास का पीरियड। और इस दौरान तुर्की जो है वो, टर्की जो है या तुर्की कहें हम, वो बल्कन वॉर कर रहा था। ठीक है, बल्कन नेशंस के साथ वो बल्कन वॉर कर रहा था। तो भारत के कुछ मुसलमान उस पीरियड में मेडिकल मिशन चलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल M.A. अंसारी आप देखोगे तो उस पीरियड में 1912-13 के अंदर वो तुर्की के अंदर जाते हैं मेडिकल मिशन के रूप में, M.A. अंसारी। ओके, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि 1916 में फिर मुस्लिम लीग जो है अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ डील करेगी कि भाई चलो हम इस्लामिक आइडेंटिटी की मांग करें, पर साथ में हम ये भी तो कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं, है ना। तो जिन्ना तो 1916 के पीरियड में हम देखेंगे कि उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक सिंबल के रूप में प्रेज किया जा रहा था। सरोजनी नायडू कहती है जिन्ना को कि भाई देखिए आप तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सिंबल के रूप में हो, है ना। पर अब होता है क्या है कि आफ्टर द लखनऊ पैक्ट हमने देखा कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन बढ़ता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, है ना। एंटी रोलेट एजिटेशन में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जब स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की गई तब भी मुस्लिम पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलेगा 1922-23 के पीरियड के आसपास, है ना, कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इस पीरियड के समय पर आपको और चीज़ देखने को मिलेगी कि हिंदू महासभा जैसी संस्थाएं भी निकल करके आएंगी जो कि हिंदू हितों के लिए बात करेंगी, है ना।
पर इसमें भी रेडिकलिज्म उतना नहीं था उस पीरियड में। होता ये है कि स्वराज पार्टी में एक रिस्पॉन्सिबिस्ट ग्रुप निकल करके आया था, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में कि स्वराज पार्टी के अंदर एक रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप निकल करके आया था, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हिंदू इंटरेस्ट की बात ज़्यादा होगी उनके द्वारा। मैंने आपको बताया था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप के बारे में, है ना, कैसे फिर मोतीलाल नेहरू को अलग ही साइड लाइन कर दिया गया था। खैर, अब इस पीरियड में आप देखोगे जो ये 1920-22 तक का पीरियड है, अब अपीजमेंट चालू हो जाएगी मुस्लिम्स की। तो इसमें थोड़ा बहुत अपीजमेंट जो है कांग्रेस खुद भी कर रही थी, ठीक है। कांग्रेस को लग रहा था कि मुस्लिम लीग हमसे अलग ना हो जाए, हमको इनको मेन स्ट्रीम में रखना है, ठीक है। तो अब मुस्लिम लीग अलग होनी क्योंकि शुरू हो गई थी, क्योंकि खिलाफत के मुद्दे के बाद देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो होता क्या है कि कांग्रेस के कुछ कुछ लोगों ने उस पीरियड में गेम करनी शुरू कर दी थी, जैसे कि एक पैक्ट को प्रपोज किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, जिसको नाम दिया था इन्होंने बंगाल पैक्ट, ठीक है। बंगाल पैक्ट में इन्होंने ये बोला गया कि आज़ादी के बाद अगर भविष्य में बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुस्लिम को जो है वो 50% रिजर्वेशन मिलेगा, ओके। तो सी आर दास ने प्रपोज करवाया था ये, सी आर दास ने। तो काफ़ी हंगामा हो गया था इसको लेकर के भी कि भाई किस तरह का प्रपोजल करवा रहे हो तुम, है ना, ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने के चक्कर में। तो हम देखेंगे 1927 में इन्होंने दिल्ली प्रपोजल दिए, फिर उसके बाद नेहरू कमेटी में भागीदारी ली इन लोगों ने, पर इसमें भी इनकी दाल नहीं गली थी, है ना, इस पीरियड में। फिर हम देखेंगे हिंदू महासभा भी निकल के आई, इनका भी मानना था कि अगर मुस्लिम लीग जो है अपनी मुस्लिम्स के लिए डिमांड कर रही है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स की मांग कर रही है, तो हम भी फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। तो टिट फॉर टैट की आपको यहाँ पर अप्रोच देखने को मिलेगी। एक साइड के ऊपर शुद्धि मूवमेंट चल रहा था, दूसरी साइड के ऊपर तंजीम और तबलीग मूवमेंट चल रहा था। तो ये बेसिकली मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, तंजीम मूवमेंट और तबलीग मूवमेंट, ठीक है। आप देखोगे अली बंधु, अली ब्रदर्स, जो कल तक बेसिकली गांधी जी के साथ मिलकर पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, वो 1925 के अंदर गांधी जी को ही कह देते हैं कि आप भी काफिर हो, ठीक है, यू आर काफिर। तो दिल्ली प्रपोजल्स के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हमने देखा कि सिंध और बॉम्बे को अलग करने की बात की गई थी, पर मोतीलाल नेहरू ने मना कर दिया था कि देखो भाई ये तो नहीं हो सकता, रिलीजन के बेसिस पर कभी भी प्रोविंसेस नहीं बना सकते। फिर आपको जो है दिल्ली प्रपोजल के रूप में हम स्वीकार नहीं करते हैं, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था, उन्होंने दिल्ली प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी रद्द कर दिया गया था, है ना। तो फिर इस वजह से नेहरू कमेटी के अंदर हंगामा हुआ था, मोतीलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में संघर्ष हुआ था। जिन्ना उसके बाद फिर देखेंगे हम कि अपना 14 पॉइंट्स का एजेंडा देगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द 14 पॉइंट्स, है ना। तो जिन्ना फिर 1929 के अंदर अलग हो गया 1929 में। और फिर हम देखेंगे कि 1930 तक आते आते जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, वी विल फाइंड कि कुछ हमें थोड़ा बहुत मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि नेशनलिस्ट मुस्लिम भी थे काफ़ी। फॉर एग्जांपल बादशाह खान जैसे लोग कह रहे थे कि भाई कोई और आए ना आए कि हम आएंगे आपके साथ, हम पार्टिसिपेट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, है ना। तो एक साइड के ऊपर अभी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में आपको मुस्लिम की पार्टिसिपेशन मिलेगी, पर मुस्लिम लीग जैसी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिलेगी। खैर, मुस्लिम लीग खुद उस टाइम पर उनकी उतनी डिमांड नहीं रही थी मुस्लिम लीग की भी, क्योंकि आप देखोगे तो 1930 के दौरान, 1930s के दौरान जो है मोहम्मद इकबाल, ठीक है, जो थे मोहम्मद इकबाल या फिर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की नींव रखी और जो इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा वो भी इन्होंने गाना दिया था, है ना। तो इन्होंने 1930 में जो है इलाहाबाद में जब मुस्लिम लीग के अधिवेशन की मीटिंग की थी 1930 में, ठीक है, इलाहाबाद में, ओके। तो उस मीटिंग में हम देखेंगे कि 75 लोग, 75 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो ये थी उस समय मुस्लिम लीग की हालत। इसके अलावा 1930s के दौरान हम देखेंगे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हिंदू पार्टीज़ और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारा अलग अलग सिस्टम है ना। तो फिर हम देखेंगे इसके अलावा
1933 में 1933 में पहली बार जो है जो टर्म पाकिस्तान टर्म जो है वो कॉइन की गई थी, है ना, जहाँ बोला गया था कि मुस्लिम मेजोरिटी कुछ एरियाज़ है वहाँ पर इन सबको एक करके जो है पाकिस्तान के रूप में उसकी डिमांड की जा सकती है। ठीक है, ये आइडिया या कंसेप्ट दिया गया था उस टाइम रहमत अली के द्वारा। ठीक है, रहमत अली उस समय पर लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उन्होंने उस पीरियड के अंदर क्लेम किया था कि ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1930 में मुस्लिम लीग उतनी भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है ना, पर कम्युनलिज्म जो है वो धीरे धीरे मुस्लिम लीग के अंदर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उनके अंदर रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा था। मुस्लिम लीग पूरी तरह से, इनफैक्ट हम देखेंगे 1934 के पीरियड में मुस्लिम लीग एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसके मुस्लिम लीग के अलावा बहुत सारी मुस्लिम पार्टीज़ निकल के आ रही थी, जैसे कि हमने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में देखा था खुदाई खिदमतगार थे, है ना, खुदाई खिदमतगार थे। बाकी पंजाब में हमने देखा यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, इसके अलावा हमें कृषि प्रजा समिति देखने को मिलेगी फजल उल हक के द्वारा, कृषि प्रजा समिति, है ना, जो कि बंगाल के अंदर हुआ करती थी। तो खैर इस पीरियड में जिन्ना लंदन में रहते थे। जिन्ना जो है 1920 के पीरियड में 1920s में भारतीय राजनीति को छोड़ के लंदन चला गया था और वहाँ पर वो वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था, अपने लॉयर का काम कर रहा था, है ना। पर हम देखेंगे कि 1935 तक आते आते, ठीक है, बाय 1935 जिन्ना वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया, उनको कहा गया था कि तुम लीड करो। ठीक है, तो 1937 में मुस्लिम लीग ने फिर पार्टिसिपेट किया था 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस में, और एक भी स्टेट में इनकी सरकार नहीं बनती है। जो मुस्लिम लीग 1937 में चुनाव पूरी तरह से हार गई, वही मुस्लिम लीग 1947 में पाकिस्तान को क्रिएट करेगी। तो ऐसा कैसे हो गया? 10 साल में ऐसा क्या जादू हो गया, है ना। तो आप इसके पीछे देखोगे कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मुस्लिम लीग कुड नॉट विन इवन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन 1937। इनफैक्ट हिंदू महासभा भी नहीं जीत पाई थी। टोटल 11 में से 7 राज्यों में तो कांग्रेस मेजोरिटी में थी, बाकी 2 और राज्यों में कांग्रेस अलायंस करके सरकार बना लेती है। टोटल 9 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार निकल करके आई थी। तो 1937 के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद सरकार की हालत भी टाइट हो गई थी। सरकार को समझ में आ गया था कि कांग्रेस बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है। सरकार ने फिर उसके बाद मुस्लिम लीग को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। अगर मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करेंगे तो कांग्रेस डोमिनेटिंग हो जाएगी, ऐसा सरकार को लगा था। तो जिन्ना को प्रमोट करवाने की शुरुआत होती है। जिन्ना की कहानी ये है कि इसकी फैमिली एक्चुअली गुजरात से बिलोंग करती थी, ठीक है, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे माइग्रेटेड टू कराची, और फिर वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में जिन्ना ने एजुकेशन ली। फिर जिन्ना की मैरिज एक पारसी लेडी के साथ होती है, ठीक है, उनके दोस्त की ही बेटी हुआ करती थी। खैर बाकी जिन्ना फिर दादा भाई नौरोजी के साथ सेक्रेटरी के रूप में भी जुड़े हैं, है ना, क्योंकि इनका ये मानना था उस पीरियड में कि कांग्रेस बहुत बढ़िया संस्था है। तो 1909 में फिर मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जब हुए तो जिन्ना ने खुद ने क्रिटिसाइज़ किया था उनको कि बोले ये तो बेकार है, ये तो कम्युनल इलेक्टोरेट्स हैं, है ना। फिर बाद में जिन्ना खुद ही बॉम्बे के अंदर से एक काउंसलर मेंबर के रूप में जीत के आया था ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो आपको हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी यहाँ पर, है ना। तो खैर पर्सनल लाइफ में देखोगे तो ही मैरिड अ पारसी लेडी, और तो और ये इस्लाम का 5 टाइम के नमाजी भी नहीं थे जिन्ना। ही यूज टू स्मोक एज वेल, और भी इसके अलावा इनके शौक हुआ करते थे। तो इन प्रैक्टिकल सेंस ही वॉज नॉट अ मुस्लिम एज वेल, ओके। तो जिन्ना इनिशियली लिबरल कम्युनलिस्ट थे, पर जब इनको समझ में आया कि पावर लेने के लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा, देन ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। 1937 में जब मुस्लिम लीग हार गई चुनाव में बुरी तरह से, देन ही विल बी गोइंग टूवर्ड एक्सट्रीमिज्म, ओके। तो मुस्लिम लीग इनके सामने फिर कांग्रेस के सामने प्रोपोगेशन चलाती है, अपना एजेंडा चलाती है। जिन्ना ने आरोप ये लगाया कांग्रेस के ऊपर कि जो कांग्रेस की सरकार है वो हिंदुओं को डोमिनेट करवा रही है और माइनॉरिटी को दबा रही है। तो फिर उसके बाद इन्होंने पूरी की पूरी मुस्लिम लीग को रिवाइव किया। पूरे भारत में 150 से ज़्यादा ब्रांचेस बनाए गए, नए मेंबर्स को एनरोल किया गया, और तो और इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम है पीरपुर रिपोर्ट, ओके। तो पीरपुर करके एक स्टेट था, नवाब का स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था।
तो पीरपुर के अंदर बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी राजा के द्वारा, और कहा जाएगा कि देखो मुस्लिम लीग और मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे कांग्रेस शासित राज्यों में जो है दबाया जा रहा है, जबकि रियलिटी ये थी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये जानबूझ के करने की कोशिश की जाती है कि देखिए किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को परसिक्यूट किया जा रहा है। जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया तो मुस्लिम लीग ने उसको ये डे ऑफ डिलीवरेंस है ऐसा कहा था, ठीक है। कांग्रेस ने जब रिज़ाइन किया, मुस्लिम लीग ने उसको सेलिब्रेट किया एज डे ऑफ डिलीवरेंस। तो उन्होंने कहा कि देखो ये डे ऑफ डिलीवरेंस है, ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो अब आप देखिए कि जिन्ना जिस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहा था, तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने पीरपुर रिपोर्ट के अंदर एजेंडा क्रिएट किया कि कैसे कांग्रेस मुस्लिम कम्युनिटी को दबा रही है कांग्रेस शासित राज्यों में, ठीक है। बाकी ये देखा हमने डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया इन्होंने जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जिन्ना जिस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहा है ना, उसको देख के कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा ही। तो मुसलमानों की अगर तुम बात करोगे, ऐसा कुछ हिंदुओं ने कहा, तो फिर हम हिंदुओं की बात करेंगे, ठीक है। तो इस बेस के रूप में फिर हम देखेंगे सावरकर निकल कर के आए, है ना। सावरकर के अलावा MS गोलवालकर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के लीडर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये लीडर्स निकल कर के आए, इन्होंने कहा कि भाई यू टॉक अबाउट अ सिंगल कम्युनिटी, देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आवर ओन कम्युनिटी। तो एक्शन रिएक्शन दोनों प्रकार की कहानी आपको यहाँ पर मिलती है। तो होगा ये कि 1939-40 तक के पीरियड तक आते आते इन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसे कहते हैं अलीगढ़ प्लान, ठीक है। तो अलीगढ़ प्लान में बोला गया, ठीक है, किसमें, अलीगढ़ प्लान में बोला गया कि हिंदुस्तान, ठीक है, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, ठीक है, और इसके अलावा बंगाल हैदराबाद, ठीक है। तो इन तीन के बारे में बोला गया कि ये अलग अलग स्टेट्स बने, ये चीज़ बोली गई अलीगढ़ प्लान में। तो दूसरा, एक तो हो गया ये अलीगढ़ प्लान, दूसरा हम देखेंगे कि सिकंदर हयात खान, ठीक है, सिकंदर हयात खान, ठीक है, इन्होंने बताया कि 7 एरियाज़ ऐसे हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, उनको अलग कर देना चाहिए, उनकी बेसिकली पावर हमारे हाथ में आ जानी चाहिए, बाकी सब कुछ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के रूप में चलेगा। और वहाँ से ही फिर मुस्लिम लीग की मीटिंग होती है लाहौर के अंदर 23 मार्च 1940 में, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि वहाँ पर ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करेंगे। द टर्म पाकिस्तान वॉज नॉट यूज इन द रेजोल्यूशन, ओके, बट पहली बार इस पीरियड के अंदर बोला गया था कि जितने भी मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको अलग से एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो ये कहानी आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे 1940 से 47 तक का जो पीरियड है, दिस लेड टू अ कंडीशन जहां हमको ये पता चल रहा है कि अब ट्राई पार्टी संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको मुस्लिम लीग को प्रमोट किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग पहले जो लिबरल कम्युनलिज्म करती थी वो एक्सट्रीमिज़म में चली जाएगी 1940 तक आते आते, क्योंकि उनको पता है ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर हम देखेंगे फ्रॉम द पीरियड 1940 टू 45, इस पीरियड में अब कांग्रेस थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। एग्रेशन का कारण कांग्रेस का ये था कि भाई अब उनको कुछ ना कुछ चाहिए था, वो बोलेंगे वी वांट सम काइंड ऑफ पावर ट्रांसफ़र। 40 से 45 के बीच में फिर हम देखेंगे कि 3-4 प्रपोजल आएंगे, ठीक है। कुछ सरकार की तरफ से आएंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ से आएंगे, कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से आएंगे, ठीक है। तो 1940 से 45 का जो पीरियड है, दिस इज़ द सेम पीरियड वेयर वी विल सी सर्टेन प्रपोजल्स विल बी कमिंग अप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड द कांग्रेस टू हैव कॉपरेशन विद देम। 1940 में तो उस पीरियड में अलाइड एक्सिस वॉर चल रही थी, है ना, अलाइड वर्सेस एक्सिस की लड़ाई चल रही थी पावर की, ओके। इट वॉज अलाइड वर्सेस एक्सिस पावर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सिस वर डोमिनेटिंग, ठीक है। एक्सिस का मतलब हिटलर डोमिनेट कर रहा था और ब्रिटेन फ्रांस की धुलाई हो रही थी। तो तब उनको ये डर था, खास करके ब्रिटेन को, कि अगर इंडिया हंगामा कर देगा
तो उससे पहले हमको इंडियंस का कॉपरेशन लेना पड़ेगा। इंडियंस का कॉपरेशन मिले इसके लिए इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया। ये लॉलीपॉप सबसे पहला प्रपोजल जो ब्रिटेन की तरफ से आया अगस्त महीने के अंदर आया था। ये आया था आपका अगस्त 1940 में, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं अगस्त ऑफर, ठीक है, इसको कहते हैं अगस्त ऑफर। तो इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे कि वॉइस रॉय लिनिथगो ने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल में लिख के दिया कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। और मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है मैं उसको एक्सपेंड करूँगा, इसमें इंडियंस को इंक्लूड करूँगा और युद्ध के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी निर्माण करवाऊँगा। ये सब युद्ध के बाद करेंगे हम, ठीक है। तो 1940 के पीरियड में जब वर्ल्ड वॉर 2 पूरे रूप से फैल चुका है, इन लोगों ने अगस्त ऑफर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि माइनॉरिटी के कंसेंट के बिना, मतलब ये हुआ कि मुस्लिम के कंसेंट के बिना मैं कोई भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं स्वीकारूंगा। तो इसमें आप देखोगे कि मुस्लिम लीग की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी। इसमें इन्होंने मुस्लिम लीग को साथ में रखा था क्योंकि इनको पता था कि कांग्रेस को उतना भी स्ट्रांग नहीं करना है कि वो डोमिनेट कर दे। फिर कांग्रेस ने कहा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, है ना, तो कांग्रेस ने फिर मना कर दिया। नेहरू बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही बेकार है, हमने तो 1929 में ही पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था, आप हमको 1940 के अंदर अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो तो हम कैसे मानेंगे। वहीं गांधी जी को लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए, तो गांधी जी कहते हैं कि इसके कारण हमारे बीच खाई बढ़ गई है, हम तो आपसे कोऑपरेट करने की बात कर रहे थे, आप हमको कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो फिर किसी ने कहा कि CDM लॉन्च कर लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी कहते हैं कि अभी शांति प्रिय आंदोलन करना चाहिए, रादर देन स्टार्टिंग अ बिग एजिटेशन और बिग मूवमेंट वी शुड हैव अ स्मॉल मूवमेंट। ओके, तो वरना हम बड़े मूवमेंट करेंगे तो रातों रात सबके सब अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा इस पीरियड में बहुत सारे कानून भी पास किए गए थे, फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, है ना। तो बोले फिर क्या करना चाहिए, तो गांधी जी कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम काम करते हैं, आंदोलन होगा, एक दो व्यक्ति करेंगे, ज़्यादा लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे फिर ज़्यादा लोग जेल में भी नहीं जाएंगे। तो फिर गांधी जी का उस पीरियड के अंदर मानना था, रादर देन लॉन्चिंग अ काइंड ऑफ वी कैन से बिग मूवमेंट वी शुड लॉन्च एन इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, वी शुड लॉन्च एन इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो आप CDM लॉन्च कर सकते थे गांधी जी उस पीरियड में, है ना, आपको बहुत मौका था, क्योंकि ब्रिटेन की डिफ़िकल्टी इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी, आपका दुश्मन खतरे में है तो आप उसका लाभ उठा सकते थे। बट यहाँ पर आप एथिकल रहने की कोशिश कर रहे हो, इस बेसिस के रूप में गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, देखिए सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे कानून पास किए हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जहाँ हम लोग जेल में जा सकते हैं बड़ी मात्रा में और हमारे ऊपर सप्रेशन भी हो सकता है। तो होता क्या है कि अगस्त ऑफर को लेकर के हमें ये कहानी मिलती है, कांग्रेस ने मना कर दिया, मुस्लिम लीग भी कहती है कि इसमें पाकिस्तान की मांग तो कहीं पर है ही नहीं, हम भी नहीं मानेंगे। वहीं हम देखेंगे गांधी जी कहते हैं कि हम लोग एक इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह के दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला तो ये था कि लोगों को थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि कोई बड़े मूवमेंट को शुरू करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है आंदोलन कैसे करना है, कहाँ पर करना है, शांतिप्रिय तरीके से करना है ना, सारी स्ट्रेटजीज बतानी पड़ती है। दूसरा इनका ये भी मानना था कि कोई मास मूवमेंट करेंगे तो सप्रेशन होगा, मास मूवमेंट में लीड टू सप्रेशन होने की शुरुआत हो सकती है। उनका ये भी मानना था कि ब्रिटेन फाइट कर रहा है हिटलर के सामने और ये ज़रूरी है कि हम कोई बड़ा मूवमेंट ना करें ताकि ब्रिटेन की एनर्जी इंडिया सेंट्रिक ना हो जाए। हिटलर को हराने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म होने दो ब्रिटेन का, ये गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है। वी नीड टू डू इज़ वी शुड ask for our demands to be fulfilled, but we should also make sure that Britain should not get diverted from डिफीटिंग जर्मनी, ठीक है। हमको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन इंडिया की मांगों को लेकर सक्रिय हो, पर हमको ब्रिटेन को इतना भी डिस्टर्ब नहीं करना है कि वो जर्मनी को हराने का जो प्लान है वहाँ से डाइवर्ट हो जाए। तो इसलिए हम बड़ा नहीं बल्कि छोटा आंदोलन करेंगे। गांधी जी कहते हैं देखो, ब्रिटेन इज़ अ नेसेसरी इविल, ठीक है, वो भी जर्मनी को हरा रहा है। तो फिर RP दत्त गांधी जी के बारे में कहते हैं कि ये तो एजेंट है।
देखो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन तो गांधी को भर भर के इनफैक्ट लिखते हैं कि ये तो एजेंट है, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से फेंक दिया, है ना। देखो एक्चुअली बोस ने 1939 में ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का गोल दे दिया था कि बोला फिर से शुरू करते हैं। तो गांधी जी नहीं माने, 1940 में भी नहीं माने, 41 भी नहीं माने, में भी नहीं माने। भविष्य में 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा देते हैं। फिर एंड में तो गांधी जी ने वही किया जो बोस कह रहे थे। तो बोस क्या पागल थे फिर, जो पहले कह रहे थे कि 1939 में करो आप? उस समय तो आपने उनको कांग्रेस से बाहर हटा दिया, है ना। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, वॉज कॉल्ड एज प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड एज प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, क्योंकि वो उनका थॉट प्रोसेस ही अलग था, है ना। पर खैर सुभाष चंद्र बोस भी वैसे गांधी जी की रिस्पेक्ट करते ही थे। इंडियन नेशनल आर्मी की जब फॉर्मेशन हुई तो इन्होंने गांधी जी के नाम की एक आर्मी की टुकड़ी भी बनाई थी। तो इन द बैकग्राउंड हम देखेंगे गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रमोट करवाते हैं। प्लान ये था कि गिने चुने लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। तो अब पता कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहा है? तो वो व्यक्ति जो है एक एंटी वॉर स्पीच देगा, मतलब ये है कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, सरकार गलत कर रही है, ऐसा कहेगा। उसके बाद अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो दिल्ली चलने के लिए अपना आंदोलन शुरू कर देगा, दिल्ली चलो मूवमेंट, ठीक है, दिल्ली चलो मूवमेंट। तो इस बेसिस के रूप में विनोबा भावे को तैयार किया जाता है। विनोबा भावे गांधी जी के उनके साथ ही काम करते थे वर्धा के अंदर, है ना। फिर हम देखेंगे अक्टूबर फिर हम देखेंगे अक्टूबर 1940 के अंदर विनोबा भावे सबसे पहले सत्याग्रही बनेंगे, ठीक है, सत्याग्रही बनेंगे। उसके बाद फिर नेहरू जी सेकंड बनेंगे, ठीक है, फिर नेहरू जी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे तीसरे ब्रह्मदत्त आएंगे, ठीक है। तो 1940 से लेकर के 1941 तक वी विल सी कि भारत में इंडिविजुअल सत्याग्रह का एक दौर चलेगा। इन बिटवीन लगभग 6 to 8 मंथ्स में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान 25,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था सरकार के द्वारा। मैं कहूँगा इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड रही, पर लोगों को एक तरह से प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया कि देखो भाई भविष्य में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो 1941 के मिड तक आते आते वी विल सी कि गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टॉप कर देंगे। गांधी जी कहते हैं कि देखो अब इंडिविजुअल सत्याग्रह करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है। क्योंकि अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था वर्ल्ड वॉर के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रांजिशन के दौरान जो पहला फेज़ था वर्ल्ड वॉर 2 का 1939 से लेकर के लगभग 1941 तक का, इस पीरियड के दौरान जो हम देखेंगे हिटलर जो है वो डोमिनेट कर रहा था। हिटलर हैड एक्चुअली वन ओवर होल ऑफ द यूरोप, वो यूरोप ऑलमोस्ट जीत चुका है। एंड ही हैड गोन अप टिल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, दैट इज़ USSR, ठीक है। वहीं हम देखेंगे कि जो जापान जो कि हिटलर का साथी था, जापान हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड ईस्ट एशिया, जापान हैड डोमिनेटेड ओवर द ईस्ट एशिया रीजन्स ऑफ चाइना, है ना, एज वेल एज द रीजन्स ऑफ चाइना। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि ब्रिटेन अकेला आइसोलेट हो गया था। रशिया की भी हालत ख़राब है क्योंकि जर्मनी रशिया के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया है। अमेरिका इस पीरियड में बैठे बैठे देख रहा है क्योंकि अमेरिका 1942 से युद्ध में आएगा जब जापान जो है पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करेगा। जापान जो है दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ज्वाइन करता है। उस चीज़ को अभी 6 महीने बाकी हैं पर्ल हार्बर के अटैक को। तो हम देखेंगे गांधी जी जो है मई 1941 तक आते आते इंडिविजुअल सत्याग्रह को ख़त्म कर देंगे। उसके पीछे का एक कारण ये था कि द वे ब्रिटेन हैड सफर्ड डिफीट्स अक्रॉस द यूरोप्स, और वहीं एशिया में भी जापान डोमिनेट कर रहा था। जापान तो भारत तक आने की एंट्री कर रहा था इस पीरियड में। तो गांधी जी को लग रहा था कि देखो हमें ब्रिटेन की इस हालत का लाभ नहीं उठाना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ब्रिटेन को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट जापान, गांधी जी वॉज अगेंस्ट जर्मनी। गांधी रियलाइज्ड कि हिटलर तो बहुत बुरा है। तो गांधी जी ने बल्कि हिटलर को लेटर भी लिखा था वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले। एनसीईआरटी में ये लेटर पब्लिश
है, मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। खैर हिटलर ने गांधी जी के लेटर का कोई जवाब दिया नहीं। इसके अलावा गांधी जी ने ये इंडिविजुअल सत्याग्रह रोका, है ना, क्योंकि एक तो मैंने बताया वर्ल्ड वॉर टू की सिचुएशन, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि डनकर्क में जो है, ये डनकर्क है फ्रांस का कोस्टल एरिया, ठीक है, वहाँ पर नॉर्दर्न फ्रांस में है ये। ब्रिटेन को अपने सैनिकों को बचाना पड़ा था। ब्रिटेन ने वॉर की शुरुआत में जो है फ्रांस में अपने सैनिक भेजे थे, फिर बाद में फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रांस ने जब सरेंडर किया, उसके बाद सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि इसका परिणाम ये होता है, ब्रिटेन अपने सैनिकों को बचाने के लिए वहाँ अपनी नौसेना को भेजेगा। तो लेट्स ब्रिंग आवर बॉयज़ होम। तो 1941 के मिड तक आते आते डनकर्क का ऑपरेशन करवाना पड़ा इनको। तो डनकर्क इज़ अ कोस्टल एरिया, है ना, फ्रांस में। वहाँ से अपनी सेना के उसने लगभग 3 लाख सैनिकों को वापस ले जाना था उनको। तो हुआ ये कि वॉर के ट्रांजिशन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिज़ाइन कर देगा, इतनी ख़राब हालत हो गई थी इन लोगों की। उस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था नेविल चैम्बरलिन करके था, ठीक है, नेविल चैम्बरलिन। तो नेविल चैम्बरलिन ने रिज़ाइन किया। उसके बाद चर्चिल बना वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, फिर कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर था चर्चिल, है ना। चर्चिल ने फेमस स्पीच भी दी थी कि वी शैल फाइट ऑन द स्ट्रीट, वी शैल फाइट ऑन द बीच, वी शैल फाइट ऑन द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से उसने बोला कि वी विल मेक श्योर कि वी विल नेवर सरेंडर। तो इस तरह से ब्रिटेन जो है ये 2 साल 1941-42 का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें अपने आप को फिर से रिवाइव करेगा, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करेगा। वहीं हम देखेंगे कि जापान ने पर्ल हार्बर कर दिया, जर्मनी ने रशिया के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन बारबोसा नाम था जो जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला किया था, ऑपरेशन बारबोसा। तो जापान के पर्ल हार्बर के ऊपर हमला करने के बाद यूएसए वॉर को ज्वाइन करेगा 41 के बाद। सिचुएशन बदल गई, जापान ऑलमोस्ट भारत तक घुस चुका है, बर्मा में आ चुका है, ठीक है। इस वजह से ब्रिटेन जो है बैकफुट के ऊपर चला गया था, उसको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे फाइनली जो है ब्रिटेन मार्च 1942 में ब्रिटेन एक नया प्रपोजल देगा जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के रूप में कहेगा कि भाई हमारा एक सेक्रेटरी है, हम उसे तुम्हारे यहाँ पर भेज रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है। तो इस सब के पीछे का क्या कारण था, क्योंकि यूएसए ने ब्रिटेन के ऊपर बहुत प्रेशर डाला था पर्ल हार्बर के बाद, क्योंकि यूएसए ने ब्रिटेन मतलब ज्वाइन कर लिया था वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने उनके पर्ल हार्बर नाम के टापू के ऊपर अटैक हुआ था, उनकी नौसेना की जो फ्लीट थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। और जिस तरह से जापान डोमिनेट कर रहा था ईस्ट में, है ना, रंगून तक पहुंच गया था, बर्मा तक 1942 के मार्च तक आते आते, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लैंड में पैनिक सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, डर का माहौल हो गया था। तो अमेरिका का जो उस समय पर राष्ट्रपति था रूजवेल्ट, ठीक है, तो उसने चर्चिल को फ़ोन किया, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, कि भाई भारत को लेके क्या कर रहे हो, वहाँ पर भारत के पड़ोस में जापान पहुँच गया है, तुम फटाफट भारत की सेटलमेंट करो, भारत में कोई बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियंस का कोऑपरेशन मिलना चाहिए, इनको इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था वॉर के समय पर, क्योंकि अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अगर इंडियन जापान के जापानीज़ के पास चले जाएंगे तो इशू क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि इस पीरियड में सुभाष चंद्र बोस हैड ऑलरेडी एस्केप्ड एट दैट टाइम, ठीक है। नेताजी 1941 में ही भारत छोड़ के चले गए थे, वो यूरोप पहुंच गए थे, और यूरोप से ही हैड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ से उनका रिवाइवल चालू हो गया था। तो ये सब जानकारी अंग्रेज़ों को थी कि वो सब जापान की तरफ जा रहे हैं। तो इस सारे इशू थे, इसके लिए सरकार ने फिर क्रिप्स मिशन भेज दिया। क्रिप्स ने फिर इसका मेन डिक्लेरेशन क्रिप्स का ये था कि मैं आप लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट दूंगा। इसने ये कहा था कि मैं आप लोगों को स्वराज दूंगा, बहुत ही जल्दी आपके लिए सेल्फ गवर्नमेंट लाऊंगा। तो आपको फिर स्टोरी लाइन अब समझ में आ गई है ना। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, उसके बाद, है ना, उसके बाद हम देखेंगे ये इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941 तक चला। फिर दिल्ली चलो का स्लोगन दिया गया, है ना। 41 तक आते आते 25,000 लोगों को अरेस्ट करवा दिया गया था। गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह को रोकते हैं, फिर उस पीरियड में एक्सट्रीम कम्युनलिज्म भी हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि अगर भारत यूनाइटेड रहा तो मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे।
मुस्लिम ख़त्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि हमको हिंदुओं को जो है वो यहूदियों की तरह मारना चाहिए, जैसे ज्यूज़ को जर्मनी में मारा जा रहा है वैसे हमें हिंदुओं को मारना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे मुस्लिम लीग ये भी कह रही थी कि जो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम हैं ये सब के सब तो जो है ट्रॉफी बॉयज़ हैं, है ना। ये मुस्लिम लीग कह रही थी कि बादशाह खान जैसे लोग जो है पठानों को नामर्द बना रहे हैं हिंसा अहिंसा के ऊपर चला करके, क्योंकि पठान्स वॉज फाइटर कम्युनिटी। तो इससे रेडिकलाइजेशन बहुत हुआ, कम्युनलाइजेशन बहुत हुआ। इस बैकग्राउंड के अंदर हम देखेंगे कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी फुल इंडिपेंडेंस के लिए प्रस्ताव पास करेगी और फिर सरकार जो है ऑलरेडी बैकफुट के ऊपर थी क्योंकि जापान भारत के पास आ चुका था, इसलिए क्रिप्स मिशन को भेजेगी सरकार। तो होता क्या है, जर्मनी यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है 1939 में। तो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच एक सीक्रेट पैक्ट हुआ था जिसका नाम था नाजी सोवियत पैक्ट। तो ये नाजी सोवियत पैक्ट में डिसाइड किया गया था कि हम दोनों साथ ही बने रहेंगे। और वहीं आज की तारीख में हिटलर यूएसएसआर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो इस बेसिस के रूप में स्टालिन तो कहता है कि ये हिटलर गद्दार है। ओके, तो ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी बर्मा की उसको जापान ने कैप्चर कर लिया था, है ना। तो ब्रिटेन को लगा इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए, है ना। और इसी पीरियड में गांधी जी नेहरू जी को अपना सक्सेसर के रूप में अपॉइंट करेंगे। आप देखोगे इस पीरियड में ब्रिटेन इतना बदल गया था कि ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स को उन्होंने छोड़ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ब्रिटेन ने बैन लगा के रखा था ब्रिटिश सरकार ने, जब से कानपुर बोल्शेविक केस और मेरठ कॉन्स्पिरेसी वगैरह हुई थी, है ना। क्योंकि बिकॉज जर्मनी अब यूएसएसआर के ऊपर हमला कर रहा था और यूएसएसआर अब ब्रिटेन का साथी बन गया था। तो यानी कि स्टालिन और चर्चिल अब एक ही थाली में खाने लग गए। तो ब्रिटेन कहता है कोई बात नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को छोड़ देता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो वॉर किन किन लोगों को एक साथ लेके आ सकती है, ठीक है। तो फिर क्रिप्स आया। क्रिप्स ने बातें की नेहरू जी से, अब्दुल कलाम आज़ाद से, ये दोनों कांग्रेस की तरफ से बात करने गए थे। क्रिप्स ने बेसिकली अपना एक दस्तावेज़ तैयार करके दिया और क्रिप्स मिशन के अंदर फिर 5-6 चीज़ें लिखी गई थी। एक तो ये मैं भारत में यूनियन बनाऊंगा डिफरेंट स्टेट्स को इकट्ठा करके, यूनियन बनाऊंगा विद डोमिनियन स्टेटस, ओके, विद डोमिनियन स्टेटस। इसके अलावा इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करवाऊंगा युद्ध के बाद। तीसरा ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अगर कोई प्रोविंस ज्वाइन नहीं करना चाहती तो उनका एक अलग से यूनियन बनाएंगे। तो उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, है ना। जो अलग से यूनियन बनेगी उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इस वे में हम देखेंगे कि वी विल हैव मल्टीपल यूनियन विद इन इंडिया। और आखिर में जो यूनियंस 2-4 बन जाएंगी, ठीक है, जैसे एक अगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स की यूनियन बन गई, दूसरी कांग्रेस स्टेट्स की यूनियन बन गई, पर एंड में गवर्नर जनरल तो वही का वही रहेगा और डिफेंस ऑफ इंडिया जो है वो इनके हाथ में ही रहेगा क्योंकि डोमिनियन स्टेटस है। तो मतलब ये कि इवन जो मुस्लिम प्रोविंस भी बनेगी उसको भी कंप्लीट पार्टीशन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट बाहर आया क्रिप्स मिशन का, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस लीडर्स इसको स्वीकारेंगे, है ना। उन्होंने कहा कि आर यू कॉमेडी में, है ना। तो मुस्लिम लीग भी बोली कि एक साइड के ऊपर आप कह रहे हो कि अलग यूनियन बनाओगे, दूसरी साइड के ऊपर कहते हो कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ब्रिटेन की और गवर्नर जनरल वही का वही, है ना। तो इस चीज़ को मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर देती है। तो ये एक्चुअली क्रिप्स मिशन को भेजा ही गया था एक साजिश के तहत, ठीक है। साजिश का इंटेंशन ये था कि क्रिप्स को भेज करके हम थोड़ा टाइम खरीद सकें। इट वाज अ टाइम बाइंग टेक्निक। तो जैसे ही क्रिप्स को प्रपोज किया गया, नेहरू जी और गांधी जी, मुस्लिम लीग सब के सब कहते हैं क्रिप्स को निकालो, यहाँ से हटाओ। तो कांग्रेस ने कहा देखो डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए नहीं। गांधी जी कहते हैं इसको ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। वहीं मुस्लिम लीग कह रही है कि इसमें पाकिस्तान की मांग तो है ही नहीं। वहीं हम देखेंगे कांग्रेस का भी मानना था कि आप एक साइड के ऊपर प्रोविंस को अलग अलग यूनियन में डिवाइड करोगे, ये तो आप सेसेशन का राइट दे रहे हो इनको, है ना। तीसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाने का आपने प्रपोजल दिया है युद्ध के बाद, इसमें आपने नॉमिनेशन आधारित सिस्टम बनाई है, ना कि रिप्रेजेंटेशन के आधारित। इसमें तो सब के सब आपके पिट्ठू आएंगे, सरकारी लोग आएंगे। आप ये भी कह रहे हो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन का ही व्यक्ति होगा। तो इसमें ये सब चीज़ों से इन लोगों को फिर प्रॉब्लम थी।
बाकी इसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बात तो की गई थी वैसे क्रिप्स मिशन में, क्योंकि ये बोला गया था कि एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, उसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट यूनियन बनाने का प्रपोजल है। मतलब ये कि सेसेशन की मांग भविष्य में की जा सकती है। वहीं हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग को इनडायरेक्टली स्वीकारा गया इसमें, ठीक है। उसके पीछे का कारण ये था कि सरकार चाहती थी कि कांग्रेस थोड़ी बैकफुट के ऊपर रहे, क्योंकि ऑलरेडी जापान आ चुका है साइड में, है ना। ब्रिटेन नहीं चाहती थी कि जो है कांग्रेस ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ जाए, तो कांग्रेस को उलझाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें की। क्रिप्स मिशन ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकारा था, बट विद ब्रिटिश डोमिनेशन, ठीक है। तो जिन्ना का मानना था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो एक्सप्लिसिटली बनेगा। वहीं नेहरू और गांधी भी बहुत क्लियर कट थे कि अगर जो डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं, ओके। वहीं हिंदू महासभा भी मना कर रही थी इस चीज़ के लिए कि आपने ये राइट टू सेसेशन कैसे दे दिया, इसका मतलब क्या है ना। तो इस बेसिस के रूप में जब क्रिप्स प्रपोजल आया उस पीरियड में काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, अलग अलग पार्टीज विरोध करती हैं। तो क्रिप्स कभी भी सक्सेसफुल ना हो, ये एक्चुअली ब्रिटेन की सरकार खुद भी चाहती थी। वो तो इसको बस एज अ टाइम बाइंग टेक्निक यूज़ कर रही थी। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल होता है, ठीक है। फिर अब फिर से कांग्रेस में क्राइसिस आएगा। अब गांधी जी को लग रहा था कि मैं तो अब गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ, अंग्रेज़ों को, है ना, ये तो हमें कुछ देना ही नहीं चाहते। तो ऊपर से ब्रिटिश सरकार की रिप्रेसिव पॉलिसी चल रही थी इस पीरियड में, वॉर के कारण इन्फ्लेशन भी हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, है ना। तो इंडियंस की ऐसी कंडीशन हो गई थी, उनको लग रहा था कि अब तो जापान आ जाएगा, हमला कर लेगा। अगर ब्रिटेन भारत में कंटिन्यू रहता है देन जापान विल बी इन्वेडिंग इंडिया। अब गांधी जी कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग नोशन हम कि मैं ब्रिटिश की मदद कर रहा था, क्योंकि ब्रिटेन विल बी एक्चुअली द रीज़न फॉर द इन्वेजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में भारत रहा तो हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, और अगर ब्रिटिश चले जाएंगे भारत से तो जापान के इन्वेजन का कोई कारण नहीं रहेगा और हमको फ्रीडम भी मिल जाएगी। तो इस तरह से गांधी जी भी अब बहुत इम्पेशेंट हो चुके थे, और गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अब कांग्रेस को कन्विंस करूं कि ना करूं, मेरी पेशेंस लिमिट ख़त्म हो चुकी है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वर्धा नाम की जगह पर गांधी जी शिफ्ट हो गए थे 1930s के बाद। तो उन्होंने वर्धा के अंदर ही बेसिकली एक प्रस्ताव पास किया जिसे हम कहते हैं वर्धा रेजोल्यूशन, ओके, वर्धा रेजोल्यूशन। तो कांग्रेस के अंदर प्लान किया गया कि अब इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र के लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। नाउ द टाइम इज़ गॉन, ओके। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, ये मीटिंग हुई थी बॉम्बे के अंदर, ओके। तो बॉम्बे के अंदर मीटिंग हुई, एक गोवालिया टैंक करके जगह का नाम था, ठीक है। गोवालिया टैंक था जगह का नाम। वहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया, और फिर वहीं से हम देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। गांधी जी लोगों को कहते हैं कि डू और डाई, करो या मरो, इस बार अगर हमने नहीं किया तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि गांधी जी ने अपनी स्पीच दी, अपने इम्पेशंस को इनडायरेक्टली दर्शाया। कांग्रेस ने अपने आंदोलन की शुरुआत की, और वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन के बैकग्राउंड उभर के आया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण, इसके पीछे का कारण क्या था? एक तो इसके पीछे इन्फ्लेशन था, भारत के अंदर इन्फ्लेशन पीक में पहुंच चुका था युद्ध के होने से, है ना। दूसरा, जिस प्रकार से सैनिक मर के या जख्मी होकर के आ रहे थे, उससे इंडियंस बहुत ही डीमोरलाइज हो चुके थे कि हमारी मौत तो निश्चित है अगर जापानीज़ आ गए। तीसरी बात हमको ये भी देखने को मिलेगी कि जो ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, जो ब्रिटिश अमेरिकन सोल्जर्स थे, है ना, ब्रिटिश सोल्जर्स, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स भारत में लड़ाई कर रहे थे, वो भारत का ही शोषण कर रहे थे। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिश आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी कंबाइंड फ्रंट करके जापानीज़ के सामने लड़ रही थी, तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, स्त्रियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया, है ना। तो वी विल सी कि इस पीरियड के समय पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर खाने पीने की भी किल्लत हो गई भारत में। बहुत सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, बिजनेसमैन अपनी स्टॉकिंग कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। तो गांधी जी का मानना था कि क्विट इंडिया का मतलब है कि ब्रिटिश अगर भारत छोड़ के जाएंगे तो इससे हम लोग जापानीज़ इन्वेजन को रोक सकते हैं। वंस द ब्रिटिश विल लीव इंडिया, जापान विल हैव नो रीज़न टू इन्वेड द इंडिया, क्योंकि जापान ने इस पीरियड के अंदर नारा दिया था कि एशिया फॉर एशियाटिक्स, एशिया फॉर एशियाटिक्स का स्लोगन दिया था जापान ने। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ कुछ लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट क्विट इंडिया।
इस पीरियड के समय पर सी राजगोपालाचारी मना कर रहे थे कि अभी नहीं करना चाहिए। ओके। कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी ब्रिटेन की अलाई बन चुकी है वो भी मना कर रही थी, ठीक है। हिंदू महासभा भी कह रही थी कि देर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अ मूवमेंट राइट नाउ। मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन वी शुड नॉट लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एज ऑफ नाउ। इवन बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज नॉट ऑफ द ओपिनियन कि वी शुड लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एज ऑफ नाउ। तो इस बेसिस के रूप में हमको क्या पता चल रहा है कि रशिया के पर्सपेक्टिव से कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने नहीं किया, हिंदू महासभा के भी अपने पॉलिटिकल कंपनशन थे, बट कांग्रेस वाज लाइक वी आर रेडी टू स्टार्ट द मूवमेंट, हम तो करेंगे अपने हिसाब से। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को जो है इन लोगों ने ऑफिशियली क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया। ओके। तो 8 अगस्त 1942 के दिन बॉम्बे के अंदर इन्होंने प्रस्ताव पास किया। 9 अगस्त के दिन इसको ऑल इंडिया बेसिस के रूप में इन्होंने लेकर के जाना था, पर दूसरे ही दिन सबको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वॉइस रॉय का बहुत ही क्लियर कट मानना था कि मौका ही नहीं देना चाहिए, है ना, मौका देंगे तो चौका मार लेंगे लोग। साथ में हम देखेंगे कि पब्लिक इम्पेशेंट हो गई थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गांधी जी स्वीकारते हैं कि मैं इम्पेशेंट हो गया था। ओके, तो सरकार को ऐसा था कि जेल में डाल देंगे सबको, है ना, इवेंचुअली वी विल डिस्ट्रॉय एवरी कांग्रेस लीडर, देन कांग्रेस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही बैन कर देंगे, तो इससे आंदोलन रुक जाएगा। बट उसकी जगह हुआ उल्टा, क्विट इंडिया मूवमेंट से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है, वी कॉल इट अगस्त रेवोल्यूशन। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। दूसरे ही दिन सरकार को लगा कि इनको रातों रात हम सप्रेस कर देंगे। होता ये है कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसके बारे में ना कांग्रेस के लीडर्स ने सपने ने सोचा होगा, ना ही सरकार ने खुद सोचा होगा। तो इसका रिएक्शन आता है पूरे भारत के अंदर। अपनी टॉप लीडरशिप के बिना कोई एक मूवमेंट चल सकता है, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट ने दर्शाया। बिकॉज टॉप लीडरशिप नहीं थी तो एजेंडा भी नहीं था, एजेंडा भी क्लियर नहीं था, तो आप देखोगे कि वायलेंस तो देखने को मिलेगा ही। आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी, सरकारी कमिटीज़ और सरकारी प्रॉपर्टीज़ भी टारगेट बनाई जाएंगी। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि कहीं कहीं पर पैरेलल गवर्नमेंट की भी स्थापना की जाती है। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर। अगर हिंसक में हिंसक कोई आंदोलन रहा तो यही रहा, क्योंकि लीडर्स ही नहीं थे, लोग इम्पेशेंट हो चुके थे। इसमें एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि पूरे का पूरा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक साथ में हम देखेंगे सेकंड और थर्ड टायर की लीडरशिप भी निकल करके आएगी। अभी क्विट इंडिया मूवमेंट फिर इस तरह से चलेगा। चलो अब मैं फिर से आपको थोड़ा बेसिक इसका रिवीजन करवा रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है। तो होता क्या है कि जापानीज़ इन्वेजन हो रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कहा कि क्विट मूवमेंट को हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करना चाहिए। तो हम देखेंगे नेहरू जी, भूलाभाई देसाई, सी राजगोपालाचारी, ये इस क्विट इंडिया के रेजोल्यूशन को अपोज करते हैं, पर लेटर ऑन नेहरू इनके साथ ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी की भी फॉर्मेशन हो जाती है रास बिहारी बोस और मोहन सिंह के द्वारा। हम देखेंगे इसको बाद में आगे के लेक्चर्स में। वैसे मोहन सिंह एक भारतीय युद्ध कैदी थे जिनको जापान के द्वारा पकड़ा गया था। खैर, ये लोग आज़ाद हिंद फौज की नींव रखेंगे। वी विल फाइंड कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये भी बोला गया कि डू और डाई, ठीक है। लोगों को कहा कि बेसिकली आंदोलन में भागीदारी करिए, किसानों को कहा कि आप जो है रेंट मत दीजिए ज़मींदारों को, स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप स्टडीज़ छोड़ दीजिए, सोल्जर्स को कहा कि आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां मत चलाइए, सरकारी नौकरी वाले लोगों को कहा गया कि रिज़ाइन मत करो पर सरकार को पैरालाइज कर दो बाय नॉट वर्किंग, ठीक है। रजवाड़ों को कहा जाता है आप अपने लोगों की मांगों को स्वीकार करो वरना आपके सामने भी आंदोलन होगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई इस तरह से 8 अगस्त को। दूसरे दिन सबको अरेस्ट कर दिया गया बड़ी मात्रा के अंदर। सरकार को ऐसा था कि इस मूवमेंट को हम सप्रेस कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पब्लिक रैम्पेज होता है, सरकारी मशीनरी के ऊपर अटैक किए गए, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, कोर्ट कचहरी के ऊपर अटैक किया गया, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर स्ट्राइक होती है। सब जगह के ऊपर आपको अलग से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। जमशेदपुर जैसी जगह में लोग स्ट्राइक करेंगे क्योंकि यहाँ पर आयरन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन को लोहे की तो ज़रूरत थी ही, तो लोहा ख़त्म हो जाएगा तो ब्रिटेन की इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
वी विल ऑल्सो फाइंड कि कहीं कहीं पर थाना जलाओ आंदोलन भी होता है, ट्रेन्स को हाईजैक किया जाता है। जयप्रकाश नारायण जो कि अभी तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में नहीं थे, वो सीएसपी में थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में। अब ये भी कह रहे थे कि हम क्रांति करेंगे। जयप्रकाश नारायण एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम था आज़ाद दस्ता। ठीक है, क्या नाम था? आज़ाद दस्ता। तो आज़ाद दस्ता जो ग्रुप है ये आज के बिहार नेपाल वाले रीजन में एक्टिव था। ये क्या करते थे, यहाँ आते थे है ना, बिहार वाले एरियाज में कांड करते थे, उसके बाद नेपाल भाग जाते थे, फिर से आते थे, कुछ कांड करते थे, दोबारा गोला वगैरह मार के फिर भाग जाते थे। और तो और जेल में कैद उनके साथी लोगों को भी उनको फ्री करवाने का भी इन्होंने काम किया। तो इस तरह से हम देखेंगे एक सेकंड टायर की लीडरशिप भी हमको देखने को मिलेगी जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। जैसे हमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा शर्मा, बीजू पटनायक, आरपी गोइंका जैसे लीडर्स देखने को मिलेंगे। वुमन लीडर भी आपको देखने को मिलेंगी। उसमें से एक फॉर एग्जांपल एक थी सुमति मुरारजी। ठीक है, सुमति मुरारजी जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी थी, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दे दी थी कि भाई देखो आप आंदोलन में जाइए, मेरी पर्सनल गाड़ी में जाइए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की गाड़ी है, पुलिस रोकेगी नहीं आपको। तो इस तरह से हम देखेंगे ये सब चीज़ें होगी। उषा मेहता करके एक क्रांतिकारी थी, इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था, रेडियो के थ्रू मैसेजेस पब्लिक को पास ऑन किया करती थी कि हमको क्या करना चाहिए। ऑल्सो ये कि भारत में पैरेलल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हो। वहीं हम देखेंगे बलिया नाम के इलाके में चित्तू पांडे की सरकार मिलेगी हमें। ठीक है, वहीं हम देखेंगे तमलुक या बंगाल में है ना, ये सब देखेंगे, वहाँ भी पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी। वहीं सोलापुर में पहले पास्ट में 1930 में भी पैरेलल गवर्नमेंट चली थी। तो उसी तरह से हम देखेंगे सतारा में, सतारा के अंदर आपको प्रति सरकार मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे यशवंतराव चौहान, नाना पाटिल की अध्यक्षता में पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी। इसको हम सतारा मूवमेंट के रूप में भी पहचानते हैं। ठीक है, सतारा मूवमेंट के रूप में भी इसको कहा गया है। तो सतारा मूवमेंट में हम देखेंगे ये लोग सरकारी कोलैबोरेटर्स और इन्फॉर्मर्स को अटैक करेंगे, है ना। इन्होंने अपनी खुद की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो करीबन 1.5 साल तक ये सरकार चलती है इनकी। इन्होंने गांधी मैरिजेस को भी प्रमोट किया था अपनी सरकार में। गांधी मैरिजेस में क्या था कि एक शेड्यूल कास्ट का होता था और एक जनरल कास्ट का होता था। तो इस तरह से गांधी जी का मानना था कि अगर भारत में कास्ट सिस्टम ख़त्म करना है तो इंटर कास्ट मैरिजेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था। वी विल सी की बड़े बड़े ज़मींदार जो अब प्रो गवर्नमेंट थे, है ना, पहले वो अब प्रो इंडिया हो गए हैं। पहले प्रो गवर्नमेंट थे, अब वो प्रो इंडिया हो गए। तो इस तरह से बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेशन मिलेगा। प्रॉब्लम ये था कि मुस्लिम मास पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग इससे अलग रह गई। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी इनफैक्ट ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि यूएसएसआर ब्रिटेन के साथ मिल करके लड़ाई कर रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी को ऊपर से ऑर्डर था कि हमको यहाँ पर भारत की आज़ादी के आंदोलन के लिए काम नहीं करना है। वहीं हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से लेकर के अगले 2 साल तक चलता रहेगा, बट उसके बाद फिर अंडरग्राउंड मूवमेंट ही रहेगा। इनफैक्ट वाइस रॉय की काउंसिल के 3 मेंबर्स भी रिज़ाइन कर देते हैं। वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की अपॉइंटमेंट होनी शुरू हो गई थी 1909 से ही, है ना। 1909-1935 तक आते आते इंडियंस की संख्या भी बढ़ी, पर इन लोगों को उतने इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते थे। अभी तक इन्होंने कभी भी प्रो इंडिया स्टैंड नहीं लिया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक की रैम्पेज हुई और फिर वायलेंस होता है और जिस प्रकार से रिप्रेशन हो रहा था, इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि 3 मेंबर्स ने वॉइस रॉय की काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। ये 3 मेंबर्स का नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। इन 3 मेंबर्स का नाम याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो, ठीक है, कि मोदी को सरकार में आने दो। मोदी को सरकार में आने दो, ठीक है, क्योंकि एक थे MS आने, ठीक है, एक थे NR सरकार, ठीक है, और एक थे HP मोदी। HP मोदी। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिज़ाइन किया था।
इसके अलावा गांधी जी जेल में बैठकर सरकार के सामने फास्ट कर रहे हैं। गांधी जी वॉज लाइक ये गलत हो रहा है, आप इस प्रकार से रिप्रेशन नहीं कर सकते हो। हम देखेंगे 10,000 से अधिक लोग मारे जाएंगे बिकॉज ऑफ द वायलेंस। सरकार इसको रिप्रेस कर रही थी। लीडर कोई था नहीं जो इसको कंट्रोल कर पाए। इस बेसिस के रूप में क्विट इंडिया मूवमेंट अगले 2 सालों तक बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भारत में भारतीयों के कोऑपरेशन के बिना हम अपना शासन नहीं चला सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी जिस तरह से निकल के आई थी, लीडरशिप का वैक्यूम था, वुमेन मेंबर्स की पार्टिसिपेशन थी, एंड विदाउट द विशेस ऑफ इंडियंस अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये सरकार को रियलाइज़ हो गया था। सरकार की जो लॉयल्टी थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, है ना। नो डाउट एक लीडरलेस या सेकेंड टायर की लीडरशिप का मूवमेंट था ये। लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 2 का जब ट्रांजिशन हुआ 1944-45 तक आते आते, तब ये मूवमेंट फिर ख़त्म होता है क्योंकि सरकार जो है वो बात करने के लिए तैयार हो जाती है। इसको लेकर के भारत सरकार ने संकल्प से सिद्धि तक एक प्लेज मूवमेंट भी चलाया था 2017 में, क्योंकि इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। 1942 से लेकर के 2017 तक 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। इसमें मैंने बाकी बताया वुमेन पार्टिसिपेशन दिखता है आपको। एक लीडर आपको दिखेंगी मंतांगिनी हजरा का है नाम से, है ना, मंतांगिनी हजरा। तो इसके अलावा आपको एक लीडर्स देखने को मिलेंगे वुमेन लीडर कनकलता नाम से, है ना, कनकलता बरुआ। एक लीडर रामदेवी नाम की थी, उषा शर्मा थी, सुचेता कृपलानी थी। तो इस तरह से वुमेन लीडर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें थी क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी अब इससे आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।